भारत की आर्थिक विकास दर के नए आंकड़े आ चुके हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। और आपकी भी नजर इस बात पर जरूर होगी ये देखने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल इस समय चल रहा है। तो जो नए आंकड़े आए हैं, नए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत की जीडीपी की विकास दर 4.2% रही है। 4.2%। ये पिछले 11 वर्षों में आर्थिक विकास की सबसे धीमी रफ्तार है हमारे देश की। वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5.2% थी। दूसरे क्वार्टर में घटकर 4.4% हुई, तीसरे क्वार्टर में घटकर 4.1% हुई और चौथे और अंतिम तिमाही में ये आर्थिक विकास दर गिरकर अब सिर्फ 3.1% रह गई है। ये वो तिमाही है जो मार्च में खत्म हुई है। यानी इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3.1% की रफ्तार से बढ़ी है। कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4.2% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि 2018 और 19 में भारत की वार्षिक विकास दर 6.1% थी। भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते में पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, आपको याद होगा, और उसी के असर की वजह से आखिरी तिमाही में आर्थिक विकास दर कुछ कम हुई है। लेकिन अप्रैल और मई में भारत के तमाम उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद रहे, इसलिए जो अगली तिमाही आएगी, अगले क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, उसमें विकास दर और भी ज्यादा कम रहने का अनुमान है, क्योंकि ये जो विकास दर है आखिरी क्वार्टर की, ये जनवरी से मार्च के महीने तक है। और आपको याद होगा जो हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था वो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, इसलिए इतना असर इस बार नहीं पड़ा। इसीलिए आपको ये 3.1 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 3.1% का। लेकिन मार्च के बाद जब अगली तिमाही के नतीजे आएंगे, ये आंकड़ा काफी नीचे जा सकता है, क्योंकि इस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन रहा। इसी दौरान भारत सरकार का वित्तीय घाटा भी बढ़कर जीडीपी का 4.59% हो गया है। सरकार का लक्ष्य इस घाटे को 3.8% तक रखना था। इसे अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। यह सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर होता है। यानी अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो उसे करीब 104 रुपए और 59 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। इसके तहत सरकार ने इस साल 31 मार्च तक 18,50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार ने कमाए हैं सिर्फ 16,82,000 करोड़ रुपए, जो कि उसके लक्ष्य से काफी कम है। भारत की आर्थिक विकास दर कम जरूर हुई है, लेकिन जीडीपी के ये आंकड़े पूर्व में लगाए गए अनुमानों से काफी बेहतर साबित हुए हैं। जो पहले अनुमान आए थे वो इससे भी बहुत ज्यादा खराब थे। उदाहरण के लिए भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जनवरी और मार्च के बीच जीडीपी के 1.2% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया था। इसी तरह द एशियन डेवलपमेंट बैंक का आकलन था कि 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4% रहेगी, जबकि ये रही है 4.2%। हालांकि बजट से पहले केंद्र सरकार का खुद का अपना ये आकलन था कि 2019 और 20 में भारत की जीडीपी 5% की रफ्तार से बढ़ेगी और ताजा आंकड़ों में विकास दर कुछ कम है इससे। लेकिन कई देशों की तुलना में भारत की स्थिति अब भी काफी बेहतर है। भारत की विकास दर अनुमान से सिर्फ 0.8% कम रही है, जबकि इसी दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आई है। इस साल की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय माइनस में चली गई है। भारत के पड़ोसी देश चीन की हालत तो और भी खराब है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में चीन की जीडीपी 6.8% तक घट गई है। चीन ने 1992 से जीडीपी के आंकड़े जारी करना शुरू किया था और ये तब से लेकर अब तक आई सबसे बड़ी गिरावट है उसके इतिहास की। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1987 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग बराबर हुआ करती थी, 1987 तक। लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन अब कोरोना वायरस ने भारत को यह स्थिति फिर से बदलने का एक नया अवसर दिया है, क्योंकि चीन का नुकसान अभी तक जो आंकड़े आए हैं भारत से कहीं ज्यादा हुआ है। इस साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी 2.2% तक सिकुड़ गई है।
फ्रांस की जीडीपी विकास दर भी जनवरी से मार्च के बीच 5.8% तक गिर गई। ये फ्रांस की जीडीपी में वर्ष 1949 के बाद से आई सबसे बड़ी गिरावट है और इसी दौरान स्पेन की जीडीपी की विकास दर में 5.2% की कमी आई है। ये स्पेन में करीब 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। हमारे देश में तो सिर्फ पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है, जबकि इसी दौरान इटली की जीडीपी सिर्फ 0.1% की रफ्तार से बढ़ी है। लगभग शून्य ही मान लीजिए इसे आप। यानी जिस समय दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक विकास दर माइनस में है या पूरी तरह ठहर चुकी है, जीरो पर है, उस समय भारत में आर्थिक विकास दर अब भी पॉजिटिव में बनी हुई है। हालांकि अगले क्वार्टर के आंकड़े जब जारी होंगे तब लॉकडाउन के असली असर का सही अंदाजा आपके सामने आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भी ये कह चुका है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में भी जा सकती है। इससे पहले वर्ष 1957-58, 65-66, 72-73 और 79 और 80 में भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में जा चुकी है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब माइनस में जा रही है, इससे पहले भी कई बार भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में गई है, शून्य से नीचे रही है। और अगर अगले वित्त वर्ष में भी ये विकास दर माइनस में रहती है तो करीब 30 वर्षों में ये पहला मौका होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। और ये जो आंकड़े हैं ये आपके लिए एक अलार्म की तरह होने चाहिए, ये आपके लिए खतरे का सिग्नल है। इसलिए आप इस नए खतरे के लिए अपने आप को अभी से तैयार कर लीजिए। आप अपने बजट को बहुत ध्यान से देखिए और अपने खर्चों को भी कंट्रोल करके चलिए। लेकिन 2019-20 का वित्त वर्ष ज्यादातर आकलनों को गलत साबित करने में सफल रहा है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ऐसा ही कुछ अगले वित्त वर्ष में भी किया जाए। यानी आकलन तो ये कह रहे थे कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन उतनी गिरावट हमारे देश में देखने को नहीं मिली। ये वैसे ही है जैसे कोरोना वायरस के मामले में भी जब आकलन आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि इस समय जब हम और आप मई में बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा था कि मई तक बहुत बड़ी संख्या में यह संक्रमण फैल चुका होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है, क्योंकि जीडीपी के नए आंकड़े आने के तुरंत बाद निर्मला सीतारमण आज वियोन से मिली। 5 बजे ये आंकड़े रिलीज हुए हैं और ये आंकड़े रिलीज होने के बाद सबसे पहला जो इंटरव्यू देश की वित्त मंत्री ने दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन को दिया है। इस दौरान देश की वित्त मंत्री ने जीडीपी के नए आंकड़ों और 5वें लॉकडाउन की रूपरेखा को लेकर क्या कहा, यह आपको सुनना चाहिए। The GDP figures for the last quarter of the last financial year, the first 3 months of this year, have just come. 3.1% growth is what we've seen, and this was before the impact of the lockdown. We are also looking at the core industries data, a 38% decline in growth for the month of April. How do you see these figures? Well, 3.1 for the last quarter. A quarter where we thought we started seeing green shoots, because the way in which through the banks credit was pushed between September, October, November, and that is one of the reasons why the budgetary estimates were made the way it was made. But if the contraction that you're talking about in core sector is about 35%, that is in April, which is into this financial year, by which time the coronavirus has hit us really fully and badly. So the 3.1 actually, given the fact that by February we started having some kind of an impact of the pandemic, therefore gives me the feeling that revival was happening, but unfortunately the God's hand started playing. And going forward, most agencies projecting a contraction of 5%. What's your estimate? I said I shall not do an estimate. I shall wait to see how it pans out. I am watching and hearing agencies tell us about what extent to which this contraction is going to hit India. As I said, it's my duty to be prepared to face the situation and be ready to help, be ready to support, rather than spend time now on what will be the expected contraction. I'm ready, I'm
with the full support of the Prime Minister, we want to ensure that everybody gets the required support. We've gone through 4 rounds of lockdown. We may be looking at a 5th. We don't know. Where do we stand today, according to you? And have we been able to achieve what we set out to, and at what cost? As I said, it was first lives of people. We wanted to be sure. At a time when we had about just 100 cases, the approach and the clarity with which one had to deal with this kind of a pandemic was unclear to many. The only approach which everyone thought was the way to protect human lives was the lockdown. Keep everyone away, at home, stay safe, do not have too much of a congregation or crowd, and so on. So lockdown was taken up as one of the best ways in which you can ensure lives are safer. So we did that. Gradually, when you were clear that you were able to contain it in some places, 1 or 2 instances changed the course. And then you had to be sure that even despite such things, we need to be protective of lives. That is why I think India went through without a break 1, 2, 3 lockdowns and so on. Whereas there are some countries which have lifted the lockdown and then gone back to it all over again. We didn't risk that. At what cost is a very big question, very relevant question. Yes, it has meant that the economy had to take a big beating. How much is it? We'll have to wait and see. But whatever it is, the government is very clear that we'll stand by our industry, stand by our entrepreneurs, stand by our farmers. We need our economy to be supported and we should support them. और अब आपको एक और नई खबर बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से संवाद करने के लिए नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। हर बार एक नए तरीके से आपके साथ संवाद करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक खुले पत्र के जरिए आप सबके साथ संवाद करने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री ने आप सबके नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है। 30 मई यानी कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा है जो देश के 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा और ये पत्र देश के प्रमुख अखबारों में भी छपेगा। इसे प्रमुखता से न्यूज़ चैनल्स के जरिए भी आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है उनके 5 बड़े मंत्री भी सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार की जो पिछले 1 वर्ष की उपलब्धि हैं, जो 1 वर्ष कल पूरा हो रहा है, अपनी 1 साल की उपलब्धियों पर ये सारे वरिष्ठ मंत्री अखबारों में लेख लिखेंगे और आपके साथ संवाद करेंगे। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल का नाम शामिल है। ये सारे मंत्री आपके साथ संवाद करेंगे, आपको बताएंगे कि पिछले 1 साल में इन्होंने अपने अपने मंत्रालय में क्या काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए एक पत्र कल जारी करेंगे। वो पत्र लिखा जा चुका है। उस पत्र में क्या लिखा है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये पत्र आएगा आपके पास और इस पत्र में उन्होंने आपके लिए क्या संदेश दिया है, अपने 1 साल के कार्यकाल के बारे में क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको कल सुबह 6 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस पत्र को आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके नाम इस पत्र में क्या लिखा है, तो कल सुबह आप जी न्यूज़ देख लीजिएगा और जी न्यूज़ में हम इस पत्र को आप तक जी न्यूज़ के जरिए पहुंचाएंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया तरीका आपके साथ संवाद करने का इस बार सोचा है और वो तरीका ये नहीं होगा कि इस बार वो रेडियो के जरिए नहीं आ रहे, टीवी के जरिए नहीं आ रहे हैं। इस बार वो आपके साथ संवाद करेंगे पत्र के जरिए, चिट्ठी के जरिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.